वेलकम टू कॉन्सेप्ट गुरु। कॉन्सेप्ट गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि ऑपरेशन फ्लड के किस चरण में भारत में दूध उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ करके सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा चरण में। देखिए, ऑपरेशन फ्लड सबसे पहले है क्या? तो दूध उत्पादन का संबंध ऑपरेशन फ्लड से है, जो 1970 ईस्वी में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया गया था। और इसके 3 चरण थे, पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। और ये तीसरे चरण में अमेरिका के उत्पादन को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे टॉप स्थान पर पहुंच गया होगा। तो ये सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बिना स्किप किए वो वीडियो को देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। तो हम जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1792 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ही आधा राज्य अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम जो संधि हुई थी 1799 ईस्वी के। तो 1799 ईस्वी में ही यही संधि के दौरान टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया था। ठीक है, और 1782 ईस्वी में मराठा के साथ अंग्रेजों ने सालाबाई की संधि की थी। तो इस तरह से 1782 में क्यों प्रसिद्ध है कि क्योंकि मराठा और अंग्रेजों के बीच सालाबाई की संधि हुई थी। बात करते हैं एक ठो और प्रश्न की, जो 1784 ईस्वी में हुआ था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसे भी ध्यान में आप रखें। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। तो ये तमाम जानकारियाँ टीपू सुल्तान के बारे में था, आप इसे जरूर याद रखें। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। बात करें इसका राइट आंसर का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सशस्त्र विद्रोह आखिर जोड़ा क्यों गया था। तो देखिए, इसका मेन जो मोटिव था वो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह को 44वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बारे में मुख्य बातें हम कर लेते हैं। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 352, ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल, आंतरिक अशांति या विदेशी आक्रमण अथवा दोनों की स्थिति लागू करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं एक पहली बात 25 जून 1975 ईस्वी का। अगर 25 जून 1975 ईस्वी का हम बात करें तो इसी के आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और इस कारण जब जनता दल 1978 ईस्वी में 44वां संशोधन, ध्यान दीजिएगा बात को, 1978 ईस्वी में 44वां संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था। तो इस तरह से आपने ये देखा कि सशस्त्र विद्रोह हमारे संविधान में क्यों जोड़ा गया था। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारे नॉलेज हम यहाँ से गेन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक आधार मिला। बात करते हैं इसका राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। 73वां संविधान संशोधन को आप हमेशा याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन के तहत ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तथा यह संविधान संशोधन जो नागालैंड, ध्यान दीजिएगा बात को, कौन कौन सा स्टेट था, नागालैंड मेरे पास था, जम्मू और कश्मीर था, और उसके बाद मेघालय में ये लागू नहीं हुआ था। तो 73वां जो संविधान संशोधन था वो कहाँ कहाँ लागू नहीं हुआ था, तो नागालैंड, जम्मू कश्मीर तथा मेघालय में ये लागू नहीं हुआ था। अब बात करते हैं हम पंचायती राज के बारे में, चूँकि हमने यहाँ पे पंचायती राज का जिक्र कर दिया है। तो लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, एवं रिपन को भारतीय स्वशासन का पिता कहते हैं। लॉर्ड जो रिपन था उसको भारतीय स्वशासन को पिता कहते हैं। मुख्य रूप से आप इतना अभी याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ और कहाँ से हुआ। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे लागू किया गया था।
तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि पेरुवियन की जलधारा किस जलधारा का दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हम्बोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए हम्बोल्ट जो जलधारा है उसी का एक और नाम है पेरुवियन की जलधारा, और यह जो जलधारा है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलने वाली एक ठंडी जलधारा है। तो आप इसका ये याद भी रखिएगा कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। अब यहाँ से हम बात करते हैं एक और इसके बारे में। तो जो हम्बोल्ट जलधारा है वो प्रशांत महासागर की जलधारा है। ये कौन सी जलधारा किस महासागर की है, तो ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम सुसीमा की, थोड़ा सा जो ऑप्शन है इसके। तो सुसीमा जो जलधारा है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का जलधारा है। तो यहाँ से हमने देखा कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का जलधारा कौन सी है, तो सुसीमा है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम अग्लुहास का। तो अग्लुहास जो जलधारा है वो हिंद महासागर का ये जलधारा है। और ये पूछ देगा कि अग्लुहास कैसी जलधारा है। तो देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगू से निकल सकते हैं हम आग, और आग मेरा कैसा होता है, तो गर्म होता है। तो अग्लुहास मेरा गर्म जलधारा है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम इतना चीज़ की जानकारी इकट्ठा कर ली। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। बात करें इसका राइट आंसर का, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 2010 इसमें। ठीक है। अब ये बात करते हैं कि नागोया प्रोटोकॉल जो है ये है एक्चुअली में का। तो देखिए ये जो है जैव विविधता का संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है। ठीक है फ्रेंड्स। और इस पर 2010 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। एक और आप लोग याद रखिएगा, वर्ष 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और एक और याद रखेंगे 1987 ईस्वी का, 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। जबकि स्टॉकहोम समझौता की बात करें तो ये 1972 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से ये तमाम जानकारियां हैं। और एक और यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। तो एक बार हम रिकॉल के तौर पे इसे ले लेते हैं कि जो नागोया प्रोटोकॉल था वो 2010 ईस्वी में हुआ था। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो 1997 ईस्वी में, तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 1987 ईस्वी में। जबकि स्टॉकहोम समझौता की बात करें तो 1972 ईस्वी में, तथा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो 1992 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि निषेचन के बाद लगभग कितने सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर का बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 सप्ताह। अब यहाँ पर भ्रूण एक शब्द आया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तन को हम भ्रूणीय विकास कहते हैं। और जहाँ तक मनुष्य के गर्भाधान का जो समय है वो 280 दिन का ये समय होता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ से हम ये ले सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि माता के गर्भ में भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो किस माध्यम से मिलता है, तो वो प्लासेंटा माध्यम से मिलता है। किस माध्यम से, तो प्लासेंटा माध्यम से मिलता है। तो आप इसे भी अवश्य ध्यान में रखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका बात करें राइट आंसर का तो यहाँ पे जाइलम हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे स होगा है, थोड़ा सा आप इसे ज बना लीजिएगा। ठीक। अगर इसको हम बात करें कन्फ्यूजन ले कि जाइलम होगा कि फ्लोएम होगा, तो देखिए जाइलम जब लिखेंगे तो उसमें भी ज आएगा, और जब जल हम लिखेंगे तो उसमें भी ज आएगा। तो इसलिए से ज से ज को हम मैच कर दें। अगर हम बात करें फ्लोएम का तो फ्लोएम द्वारा खनिज लवण जाता है, तो फ और ख के साथ में हम रिलेशन बना देंगे। अब ये बात करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम एक्चुअली में है क्या। तो देखिए ये जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है एक संवहनी ऊतक है। फ्लोएम का काम जो है मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना होता है, जबकि पौधे में जो जल का परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे लाइक अवश्य कर दें, साथ में अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग कर लिए हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये सब कंटेंट है, और ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए एक लाइक तो बनता है बॉस। हम चाहते हैं कि ये वीडियो कम से कम 20+ लाइक
मांगता है। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देखेंगे उसे अवश्य लाइक करेंगे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंस जानकारियाँ हैं यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि इटंकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर हम उद्यान का बात करेंगे, जैसे कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। अगर बात करें सोमेश्वर अभयारण्य का तो ये आपका कर्नाटका में है। अगर बात करें हम अबोहर का तो ये आपके पंजाब में पड़ जाते हैं। अगर बात करें हम वेदांतकल का तो ये तमिलनाडु में पड़ जाते हैं। और हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, पंचमढ़ी है, हम पंचगढ़ी नहीं बोले हैं। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश हो जाता है। अगर यूपी की बात किया जाए तो दुधवा हो जाता है राष्ट्रीय पार्क, तथा सोमेश्वर का बात करें तो वो कर्नाटक हो जाता है। अगर इटंकी की बात करें तो इटंकी आपका नागालैंड राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि यहाँ पे मार्केटिंग नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा मांकडिंग होगा। ठीक है, मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये तो बात होगी रटने की, लेकिन हम समझ लेते हैं ऐसा जो हमारे दिमाग में डायरेक्टली सेट हो जाए। देखिए मार्केटिंग रन आउट के एक तरीका है। मांकडिंग जो है वो रन आउट का ही एक तरीका है, जिसे क्रिकेट की दुनिया में खेल के भावना के विपरीत देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब बात करते हैं ये मार्केटिंग रियल में है क्या। तो देखिए जब गेंदबाज हमारा बॉलिंग करने के लिए बढ़ता है और नॉन स्ट्राइक क्रीज को क्रॉस किए बिना अगर बॉल को टच करके विकेट में चिपका देता है और इस तरह से बैट्समैन जो रन आउट हो जाता है, उसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। तो ये नॉन स्ट्राइक अगर पूछ देगा कि मार्केटिंग खेल किससे संबंधित है, तो ये तो आपका क्रिकेट हो गया। और मार्केटिंग में कौन सा बल्लेबाज आउट होता है, तो जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है वो आपका रन आउट होता है। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जो था हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना था। अब बात करते हैं क्रिकेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो होता है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 1 अगस्त 2005 को लॉर्ड्स के स्थान पर दुबई इसका मुख्यालय बना दिया गया है। जबकि बात करें प्रथम वर्ल्ड कप का, जब वर्ल्ड कप का हम बात करें तो ये 1975 ईस्वी में सबसे पहले ये आयोजित हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी इससे रिलेटेड जो मैंने आपको शेयर किया। और हाँ, क्रिकेट की बात की, क्रिकेट का हम जन्मदाता बताए नहीं। देखिए क्रिकेट का जन्मदाता शायद आप लोग भी जानते होंगे, इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि जेम्स प्रिंसेप ने किस आधार पर अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाता है द्विभाषी आधार पर। अभी तक हम ये जानते थे कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, लेकिन किस आधार पर पढ़ा था ये हमारा बताना आपको फर्ज बनता था। अगर आप जानते थे तो अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है द्विभाषी के आधार पर। अब इसके जरिए हम कुछ और क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। जैसे एक और शब्द आता है शाह-ए-कुहना। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, शाह-ए-कुहना के बारे में हम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो शाह-ए-कुहना है ये लघु शिलालेख है जो ग्रीक और अरमाइक लिपि में अवेलेबल है। तो शाह-ए-कुहना ग्रीक और अरमाइक लिपि में अवेलेबल है, उपस्थित है। और इसी के आधार पर जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में मदद पहुंचाया था। और शाह-ए-कुहना के आधार पर ही अशोक ने शिलालेखों को पढ़ा था। अब बात करते हैं जेम्स प्रिंसेप वाकई में थे कौन। तो ये जो थे वो कलकत्ता के टकसाल अधिकारी थे। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख उत्कीर्ण करने का प्रारंभ अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक की लिपि 4 भाषाओं में मिलती है, ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में ये मिलती है। अब इसके आगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाइक इसे अवश्य कर दें और शेयर अपने मित्रों के पास जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि भारत में किसी शासक का प्रथम चरित्र पुस्तक कौन सा था।
इसका राइट आंसर हो जाता है हर्षचरित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। हर्षचरित भारत में किसी शासक का प्रथम चरित्र पुस्तक था, जैसा कि आपने प्रश्न में देखा, तथा हर्षचरित की रचना जो है वो बाणभट्ट ने किया था। तो आप यहाँ से ये सीखे कि हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट को जाता है। अब आगे बात करें तो हर्षवर्धन का जो नाटक है नागानंद, वो किससे संबंधित है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हर्षवर्धन का जो नाटक है नागानंद वो किससे संबंधित है, तो वो दानवीरता से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करें तो हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, तो ये पुष्यभूति वंश तथा वर्धन वंश का शासक था। एवं प्रभाकर वर्धन की दो पत्नियां, जिनकी एक पत्नी थी यशोमती, उन्हीं का ये पुत्र था। ठीक है फ्रेंड्स, अब पुष्यभूति वंश का स्थापना, चूँकि मैंने पुष्यभूति वंश का जिक्र किया तो वहाँ पे पुष्यभूति वंश का बारे में जान लीजिए। देखिए, जो यशोमती थी उनसे दो लड़के हुए, प्रभाकर वर्धन और यशोवर्मन। तो यशोवर्मन उतना जो नहीं था, हर्षवर्धन अब यहाँ पे जो एक था उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ, इसलिए हर्षवर्धन ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अब बात करें पुष्यभूति वंश का स्थापना किसने किया, तो पुष्यभूति ने ही इसकी स्थापना किया था। जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो जिसकी राजधानी थानेश्वर में जानी जाती है। और ये आगे बात करें तो देखिए, पुष्यभूति वंश के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुष्यभूति वंश के स्वतंत्रता का जो जन्मदाता था वो प्रभाकर वर्धन ही था, और उस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक भी प्रभाकर वर्धन ही था। और प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाधीराज जैसी उपाधि को धारण करने वाला भी वही था। तो ये सारे महत्वपूर्ण जानकारी हैं, आप अगर वीडियो के बिना स्किप किए देखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप चाहें तो मेरे कोई भी सोशल मीडिया पर जुड़ करके वहाँ से आप इसका PDF आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया है। इसका राइट आंसर का बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वराज द्वीप हो जाता है। देखिए, हैवलॉक द्वीप है, नाम बदल करके स्वराज द्वीप रखा गया था, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बृहत अंडमान द्वीपों से पूर्व में रीची द्वीप समूह का एक सबसे बड़ा द्वीप है। ये हैवलॉक द्वीप किसका द्वीप है, तो रीची द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम बदल दिए थे, जिसमें पहला था रॉस, ध्यान दीजिएगा, पहला था रॉस, दूसरा था नील तथा तीसरा हैवलॉक द्वीप था। अब बात करते हैं रॉस द्वीप का, तो रॉस द्वीप का नाम उन्होंने सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा था। बात करते हैं नील द्वीप का, तो नील द्वीप का जो नाम रखे थे वो शहीद द्वीप इन्होंने रखे थे, जबकि हैवलॉक द्वीप का नाम उन्होंने स्वराज द्वीप रखा था, जैसा आपने प्रश्न में देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात कर ले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदल करके स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप ये सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। सुभाष चंद्र बोस ने ये रखा था, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। उम्मीद है कि आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख रहे होंगे और आनंद के साथ इसे कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में सेट कर रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। बात करें इसके राइट आंसर का, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बारे में मैंने पिछले भी वीडियो में जिक्र किया है, आप वहाँ पर भी जा करके इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जा करके सारे मेरे प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। और ये प्रत्येक दिन वीडियो 9:15 पर प्रसारित की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ बातें हम कर लेते हैं, चूँकि ये फर्स्ट बार हमको क्वेश्चन मिला है स्क्रीन पर। तो पंचशील की जो मुख्य विशेषता थी वो तो पहले मित्रता करना था दोनों देशों में, और ये किनके बीच में वो था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा नाम ध्यान से देखिएगा चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से पंचशील का प्रतिपादन किया था, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्देशक सिद्धांत बन गए थे। और पंचशील पर समझौता 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को इस पर सिग्नेचर किया गया था। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पंचशील शब्द आया कहाँ से है।
तो जो पंचशील शब्द है वो बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है। तो इस तरह से ये प्रश्न थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, आपको कमेंट करके एक प्रश्न ये बताना है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, जो मैंने आपको पिछले के वीडियो में बताया था। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे और आप सारे लोग कमेंट इसे ज़रूर करेंगे। जो लोग वीडियो नहीं देखे थे उन लोग वीडियो को हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोग जा करके अवश्य देख लें, और जो लोग जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, इनके बारे में भी मैंने कंसेप्ट दे रखा है। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल कॉन्सेप्ट गुरु को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।